एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 8 पाठ 6 ब्रिटिश राज के अधीन भारत। सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणामस्वरूप भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ने ग्रहण किया तथा रानी विक्टोरिया को भारत की शासिका घोषित किया गया। यह है महारानी विक्टोरिया। अभी रिसेंटली 2 ईयर शायद 3 ईयर हुए हैं इनकी डेथ हुई। ठीक है। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की कुछ खास बातें। क्षेत्रों के सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़ शेष सभी को क्षमा कर दिया गया। जिन्होंने अंग्रेजों की हत्या की थी, जिन अपने इंडियंस ने, उनको छोड़कर उन्हें नहीं छोड़ा गया और बाकी सभी को छोड़ दिया गया। विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकदारों को राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उन्हें उनकी जागीरें वापस कर दी गईं। बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन दिया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर निश्चित कर दी गई। बंगाल प्रेसिडेंसी में 1:2 तथा मद्रास, चेन्नई और मुंबई में प्रेसिडेंसी में 1:3 का अनुपात निश्चित कर दिया गया। इतना ज़्यादा मतलब कम। ब्रिटिश सामग्री। विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार इंग्लैंड में भारत के शासन की देखरेख तथा नियंत्रण रखने के लिए एक अलग से मंत्री नियुक्त हुआ, जो भारत मंत्री कहलाया। वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत में गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगा, क्योंकि भारत में वह ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधि था। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की समिति भी बनाई गई। साथ ही राजपूत, मराठा एवं सिख प्रमुखों के साथ साथ हैदराबाद के निजाम को अंग्रेजों के प्रति निष्ठा के लिए पुरस्कृत करते हुए उनके राज्यों को ब्रिटिश राज्य के सदस्य राज्यों के रूप में मान्यता प्रदान की गई। भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में तालुकदारों व जमींदारों को ब्रिटिश प्रतिनिधियों की मान्यता प्रदान की गई। यही लोग बाद में ब्रिटिश शासन के एजेंट के रूप में कार्य करने लगे। इसी प्रकार भारतीय प्रबुद्ध वर्ग के साथ नर्म तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार का निश्चय किया गया, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासकों की यह मान्यता थी कि निम्न तथा मध्य वर्ग के लोग प्राय उच्च वर्ग का ही अनुसरण करते हैं। आज भी अनुसरण करते हैं। अब वर्ग आप समझ रहे हैं, समझ पाएंगे तभी आप जान पाएंगे इसमें क्या हो रहा है, क्या वो कहना चाह रहे हैं। मतलब आज भी सभी अमीर लोगों को फॉलो करते हैं, बड़े लोगों को, सफल लोगों को। ब्रिटिश शासकों को सैन्य पुनर्गठन करने को भी विवश होना पड़ा। यूरोपीय एवं ब्रिटिश मूल के अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। तोपखाना एवं महत्वपूर्ण मारक क्षमता वाले हथियारों से भारतीय सैनिकों को वंचित रखा गया। सेना में जातियों, क्षेत्रों एवं संप्रदाय के आधार पर सैनिक इकाइयाँ बनाई गईं, जिनमें भेदभाव बना रहे, जैसे बंगाल रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट। राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन। भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत ब्रिटिश शासन ने इंडिया काउंसिल एक्ट से की। 1861 ईस्वी के इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल परिषद का नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या 6 से 12 करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को था। इन सदस्यों में आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। यह काउंसिल पूरी तरह से अधिकार विहीन थे। इसका ना तो वित्तीय नियंत्रण था और ना ही प्रशासनिक। इस काउंसिल के द्वारा पारित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल के अनुमोदन के बिना कानून नहीं बन सकता था। कानून के मामले में भी यह मात्र एक सलाहकार समिति थी। इसमें भारतीय सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा नामित होते थे, अतः वे आम भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करते थे। क्या करते थे? आम जनता का प्रतिनिधित्व, भारतीय आम जनता का प्रतिनिधित्व बिल्कुल भी नहीं करते थे। इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। 1861 ईस्वी के एक्ट में भारत की कमान व्यवस्था में जो सुधार किए गए थे, उनसे भारतीय जनता संतुष्ट नहीं थी। भारतीय जनता की मांगों को ध्यान में रखकर भारतीय शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए 1892 ईस्वी का अधिनियम पास किया गया। वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। इसी कारण केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही परिषदों में मनोनीत सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों से अधिक हो गई। इसका मनोनयन समाज के विशिष्ट वर्गों से किया जाता था।
परिषद के सदस्यों को शासन संबंधी विषयों पर प्रश्न पूछने और बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार शासन संबंधी अधिकार भारतीयों को नाम मात्र के लिए प्राप्त हुए। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय सरकार के संगठन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उप विभाग तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएँ स्थापित की गईं। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। इन्हें रोशनी, गलियों तथा मार्गों की स्वच्छता, शिक्षा, जलापूर्ति तथा चिकित्सा सहायता का कार्य सौंपा गया। यह परिवर्तन 1883 से 85 ईस्वी के बीच स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित कर किया गया। किस तरीके से? स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित कर किया गया। यही आधारभूत व्यवस्था आज भी लागू है। यही तो लागू है। सिविल सर्विसेज लोक सेवा यूपीएससी। घोषणा पत्र के तहत 1861 में भारतीय लोक सेवा अधिनियम इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया गया, जिसके अंतर्गत समस्त महत्वपूर्ण पदों पर ICS अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इसका चयन लंदन में होने वाली वार्षिक खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था। यह परीक्षा अंग्रेजी भाषा में ही दी जा सकती थी। 1853 ईस्वी तक इस परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी। बाद में इसे घटाकर कितनी थी? 23 वर्ष। 23 है। इक्कीस वर्ष कर दी गई, जो 1876 ईस्वी में घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। 1863 में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। प्रथम यूपीएससी किसने पास किया था? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ये रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई। किंतु उम्र घटने से तो भारतीयों के लिए इसमें सम्मिलित होना लगभग असंभव हो गया था। आज ICS को IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। इसकी चयन प्रक्रिया भी बहुत कुछ मिलती जुलती है। ठीक है। इसी प्रक्रिया के तहत प्रशासन के दूसरे विभागों जैसे पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, डाक एवं तार, वन प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, इसको मतलब इंजीनियर, कस्टम तथा रेलवे में सभी उच्च वेतन पदों वाले पर सिर्फ ब्रिटिश नागरिक ही नियुक्त हो सकते थे। अंग्रेज अधिकारी को पंखा करते हुए, ये अंग्रेज अधिकारी लेटा हुआ और ये अपने वहाँ का इंडियन बेचारा गरीब उसको पंखा कर रहा है। मतलब तो फाइन नहीं है, अगर होते तो हाथ से पंखा घुमाना पड़ता था। भारतीयों के दबाव में 1918 ईस्वी में प्रशासनिक तथा लोक सेवाओं का भारतीयकरण किया जाना शुरू हुआ। फिर भी नियंत्रण अधिकारी के पदों पर अंग्रेज अधिकारी ही बने रहे। सेना तथा पुलिस का पुनर्गठन। 1857 ईस्वी में पुनर्गठन की प्रक्रिया के अंतर्गत सेना को भी पुनर्गठित किया गया। 1857 ईस्वी के पूर्व बंगाल, मद्रास तथा बम्बई प्रांतों की अपनी अलग अलग सेनाएं थीं। ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। 1893 ईस्वी में इनका एकीकरण किया गया। ब्रिटिश सेना अध्यक्ष के अधीन इस सेना को रखा गया। इसमें यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में लगभग दुगुना कर दिया गया। भारतीय सैनिक सूबेदार से ऊपर किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था। यह व्यवस्था 1914 ईस्वी के प्रथम विश्व युद्ध तक ऐसी ही बनी रही। प्रथम विश्व युद्ध 1914। पुलिस संगठन में दरोगा का पद भारतीयों तथा पुलिस अधीक्षक का पद यूरोपियों के लिए रखा गया, क्योंकि सेना और पुलिस दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार कार्यों में सहायक होती थी। ऊंचे पद सिर्फ ब्रिटिशों के लिए। न्यायिक संगठन। भारत में न्याय की परंपरागत प्रणाली मुख्य रूप से प्रचलित कानून पर आधारित है। अनेक कानून शास्त्रों और शरीयत तथा शाही फरमानों पर आधारित। शुरू में अंग्रेज आमतौर से प्रति कानून ही लागू करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कानूनों की एक नई प्रणाली विकसित की। तत्कालीन कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। इसका अर्थ था कि शासन कानून के अनुसार चलाया जाएगा, न कि शासक की इच्छा के अनुसार। अब कानून की निगाह में सारे मनुष्य बराबर हैं। जाति, धर्म तथा वर्ग के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही कानून सब लोगों पर लागू होता था। पहले की न्याय प्रणाली जाति के भेदभाव का ख्याल करती थी। जैसे यदि किसी ऊंची जाति के व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसकी सज़ा किसी और जाति के व्यक्ति से भिन्न होती थी। पहले ऐसा भी था। फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया? उसको एक समान करने का काम किया, एक समान करने दिया।
वह भारत न्याय प्रणाली बढ़ती खर्चीली हो गई थी और न्याय पाने में काफ़ी विलम्ब होता था। वित्तीय प्रशासन 1897 ईस्वी के बाद वित्तीय प्रशासन का पुनर्गठन किया गया। 1860 ईस्वी में बजट की व्यवस्था शुरू की गई। कुछ समय बाद केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच आय के वितरण के बारे में निर्णय लिया गया। डाकघर, रेलवे, अफीम तथा नमक की बिक्री और चुंगी से होने वाली आय को पूर्णतः केंद्रीय सरकार के लिए सुरक्षित रखा गया। भू राजस्व, आबकारी आदि स्रोतों से होने वाले को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच बांटा गया। इससे मिलती जुलती व्यवस्था आज भी चल रही है। अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए स्टैंप ड्यूटी नामक एक नवीन कर भी लगाया गया। 1892 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विचार करने का अधिकार दिया गया। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनी। अंग्रेज शासकों प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे। अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें संपर्क भाषा प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई थी तो उसका उद्देश्य यह था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। वास्तव में मैकाले का यह अनुमान काफ़ी सीमा तक सही निकला। इसका क्या अर्थ है कि काफ़ी सीमा तक सही निकला, इसको आपको बताना है, ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा मीन्स वेस्टर्न एजुकेशन, जिसको पश्चिमी शिक्षा कहते हैं। पश्चिमी शिक्षा। कंपनी का प्रशासन प्रारंभ होने के समय देश में शिक्षा की व्यवस्था हेतु पाठशाला, मकतब एवं मदरसे थे। उच्च शिक्षा मुख्यतः अभिजात वर्ग के लोगों तक ही सीमित थी। उच्च वर्ग संस्कृत, अरबी, फारसी, कानून, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन करते। देश में परंपरागत शिक्षा पद्धति ही चल रही थी। पाश्चात्य जगत के नवीन विचारों, आधुनिक विज्ञान का ज्ञान भारत लाने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अंग्रेज भारत में आधुनिक शिक्षा प्रारंभ करने में अधिक सफल रहे। निसंदेह आधुनिक शिक्षा का प्रसार केवल सरकार के प्रयासों से ही नहीं हुआ। इस कार्य में ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई जगहों पर कॉन्वेंट स्कूल खोले। क्या क्या कॉन्वेंट स्कूल खोले। आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। भारत में आधुनिक विज्ञान का प्रयोग 19वीं सदी के में प्रारंभ हुआ। उदारवादी आंग्ल शिक्षा नीति के चलते भारत में विज्ञान, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का विकास भी हुआ। इससे भारत वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर सका। विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ उनमें विज्ञान विभाग की स्थापना हुई। अधिकाधिक भारतीयों ने विज्ञान को अध्ययन के लिए चुना और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। अब आपको अपने इंडियंस वैज्ञानिक आपको लोग को मिलाते हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महेंद्र लाल सरकार का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना की। 20वीं सदी के तीसरे दशक में इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना की गई। साइंस कांग्रेस के अधिवेशनों में देश के विभिन्न भागों के वैज्ञानिक भाग लेते थे और एक दूसरे से अपने विचारों एवं कार्यों का आदान प्रदान करते थे। हुई डेड मानो प्रफुल्ल चंद्र राय। ये हैं प्रफुल्ल चंद्र राय। ये भी एक महान व्यक्ति हैं, आपको इनको देखना चाहिए। प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा और बीरबल साहनी जैसे कई वैज्ञानिकों ने ख्याति अर्जित की। जगदीश चंद्र बसु इनका एक किस्सा हथेली पर से इन्हें ही उगाया था, पौधों में जानी नहीं बताया। डॉक्टर सीवी रमन है, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं अपने देश के। सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। श्रीनिवास रामानुजम, इनको जानते हो? श्रीनिवास रामानुजम गणित के वैज्ञानिक और गणित और विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महान भारतीय वैज्ञानिक थे। इस प्रकार भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने योगदानों से विज्ञान के विकास के द्वारा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में हुए विकास कार्यों से देश को नई गति और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? क्या हुआ? ये जो थे सर विश्वेश्वरैया, ये इंजीनियर थे। इन्होंने अपना डैम, जिसको बांध बोलते हैं, इन्होंने अंग्रेज अधिकारी से उसने चैलेंज किया था तो इन्हीं ने अपने देश में बनाया था इन्होंने। ठीक है, कौन सा बना था उसका आपको नाम बताना है। जन सुविधाओं में वृद्धि। 18वीं शताब्दी तक अंग्रेजों ने देश के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई, किंतु 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति में परिवर्तन के लिए कुछ कदम उठाए।
भारत ब्रिटिश प्रशासन कुछ सीमा तक भारतीयों में आधुनिक सोच पैदा करना चाहते थे, लेकिन वहीं तक जहाँ तक ब्रिटिश हितों को नुकसान ना हो। वो चाहते तो थे हम उनके साथ कदम से कदम मिलाएं, लेकिन वहीं तक जहाँ तक उनको नुकसान ना हो, अन्यथा वो चाहते तो वो सोचते थे कि हमें नुकसान होने लगेगा और वो हम लोग ज़्यादा होशियार हो गए। अतः उन्होंने भारत में आधुनिकीकरण की संतुलित नीति बताई। इस नीति के तहत अंग्रेजों ने कई हज़ार किलोमीटर रेलवे लाइन बिछवाई, जिससे आवागमन तेज हो सके, व्यापार को बढ़ावा मिले। अंग्रेज ठंडे प्रदेश के रहने वाले थे और उन्हें भारत में पड़ने वाली भीषण गर्मी को सहन करने की आदत नहीं थी, तथा उन्होंने अपने परिवार को भीषण गर्मी से बचाने के लिए भारत में नए नगर जैसे नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग बसाए। सब उन्होंने अपने लिए किया, लेकिन उसका फ़ायदा अब हम लोगों को भी मिलेगा। और मिल भी रहा है। अंग्रेजों ने भारत में नहर व कुओं का भी निर्माण किया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खेतों को सींच कर उत्पादन बढ़ाया जा सके और भू राजस्व की अधिक से अधिक प्राप्ति हुई। इस समय यूरोप में नए चिंतन का उदय हो रहा था। इस चिंतन की अवधारणा थी विवेकशील वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसका अर्थ था कि केवल वही बात सही मानी जाएगी जो मानव तर्क के अनुकूल हो और व्यवहार में जिसका परीक्षण किया जा सके। इसी क्रम में कुछ अंग्रेजों ने भारतीयों के रीति रिवाजों असभ्यता का प्रतीक माना तथा भारतीय सभ्यता को गतिहीन कहकर उसकी निंदा की। किसने? अंग्रेजों ने। अच्छा, अब ये देखो, ये प्रथम 1853 ईस्वी पहली रेल यात्रा बोरीवली से थाड़े के बीच, यह है फर्स्ट रेल यात्रा, यह है पहली रेल। आप लोगों को इसको देखो, ये देखो, इसको गुड बाय हाय कह रहे हैं, बाय बोलने। देखो ये मानो सॉरी, ये एक आदमी और ये दूसरा आदमी या औरत है। देखो इसको बाय कर रहे थे। पहले कैसे गाड़ियाँ रेलगाड़ियाँ चलती थी? भाप से, इंजन से, कोयले से, या डीजल, पेट्रोल या सीएनजी से कैसे चलते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है? कुछ तो कमेंट करा करो, कुछ तो बताया करो, कुछ पढ़ाई लिखा करो, सही से करो। उस समय भारतीय समाज में तमाम कुरीतियाँ आ गए थे, जैसे भारतीय चिन्ह का सुधार करने का प्रयत्न किया। इस कार्य में कुछ ब्रिटिश शासकों ने भी सहयोग दिया, यद्यपि उनकी नीति धार्मिक मानवों तथा रीति रिवाजों में कम से कम दखल देने की थी। ये भी मतलब वो चाहते थे हम ज़्यादा दखल न दें, अपने मामला खुद सुलटाओ। अंग्रेजों द्वारा अपने हित में किया गया भारत में आधुनिकीकरण अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लाभप्रद सिद्ध होता है। अभी मैंने बताया था लाभप्रद सिद्ध हुआ। अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए पाश्चात्य सिद्धांत लोगों में नई दुनिया की ललक और जिज्ञासा जागृत की। पढ़े लिखे भारतीय समाज की बुराइयों का विरोध करने के लिए एकजुट होने लगे। नई सोच और विकसित ज्ञान ने समाज में फैले कई अंधविश्वासों व कुरीतियों को तोड़ा। रेलगाड़ियों ने आवागमन को न केवल सरल व सुरक्षित बनाया, अपितु यह छुआछूत व जाति प्रथा को समाप्त करने में भी सहायक सिद्धि हुई। अच्छा, समुद्री यात्रा को पहले पाप समझा जाता था, जानते हैं आप लोग? और भी जाने 1853 ईस्वी में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। कौन सी? अंग्रेजी भाषा। शिक्षा का प्रसार है तो 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। आज भी कई जगह मोहल्लों में अंग्रेजी प्रशासकों के नाम जैसे रॉबर्ट्सगंज, एलनगंज, जॉर्ज टाउन है। इनके जॉर्ज टाउन कहाँ है? कानपुर में। आप लोगों को इनके नाम अभी भी हैं, ठीक है? अब हम बहुविकल्पी देखते हैं, जिसके उत्तर आप लोगों को देना ही होगा, ठीक है? शब्दावली। अच्छा, पहले शब्दावली देखते हैं। शब्दावली नोबेल पुरस्कार क्या होता है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जो विश्व के उच्च कोटि के साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, समाज सेवकों, ठीक है, आदि को दिया जाता है। अभ्यास। इंडियन काउंसिल ने एक्ट पास किया गया इनमें से 1892, 61, 83 या 85 में। आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? और पहली रेल बोरीवली से थाड़े के बीच चली किस सन में चली? 51 में, 1852 में, 1853 में, 1854 में। अभी पढ़ा है, तो आप लोगों को कमेंट करके हमें तुरंत बताना।